अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इस्लामाबाद कचहरी पर होने वाले खुदकुश हमले के मरकजी मुलजिम समेत 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी और उनसे होने वाली तहकीकात और उसके बाद साजिदुल्लाह उर्फ शीना जो इस हमले का मरकजी मुलजिम था उसके एतराफी बयान के बाद यह बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से मिलते हैं। साजिदुल्लाह उर्फ शीना का जो एतराफी बयान सामने आया वो किस अंदाज में टीटीपी के सरबरा और फिर जाहिर है वहां से होने वाले प्लान्स के जो ताने बाने हैं और फिर वो ये बताता है कि उसका टारगेट रावलपिंडी और इस्लामाबाद थे। वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रख साजिदुल्लाह उर्फ शीना समेत 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी और जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस रियासत ने कलेक्ट किए। और ये इंपॉर्टेंट बात और काबिल जिक्र है कि इस हमले के 48 घंटों के अंदर अंदर तहकीकाती इदारों की जानिब से ना सिर्फ इनको गिरफ्तार किया गया बल्कि तहकीकात भी मुकम्मल हुई और फिर सब्सटेंशियल एविडेंसेस ऐसे ठोस सबूत भी सामने आ गए जो ये इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी थे कि ये फितनतुल खारिज का किया धरा है या उनकी मिली भगत या साजिश का नतीजा है। जो मरकजी मुलजिम है साजिदुल्लाह उर्फ शीना, उसका क्या स्टेटमेंट सामने आया? एज अ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो एविडेंसेस दिखाए गए मरकजी मुलजिम का जो एतराफी बयान है वो भी चलाया गया, उसके बाद ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है ये भारतीय स्पॉन्सर्ड है, फितनतुल खारिज फिर जाहिर है बराह रास्त इन कार्रवाइयों में मुलव्विस है। तो क्या अक़वाम आलम को ये शवाहिद काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि किस अंदाज में मरबूत तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी कराई जा रही? देखें, अक़वाम आलम को बड़ा क्लियर पता है, अमेरिकन को पता है, यूरोपियन यूनियन को पता है, हमारे इस्लामिक ममालिक को पता है, एवरीबडी नोज इट। क्या सबके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है? हर एक को पाकिस्तान फैक्शन फिगर दिए हैं, किसको नहीं पता इंडियन अब जो है वो प्रॉक्सीज कैसे यूज कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे हिंदुस्तान फितर खारिज को सपोर्ट कर रहा है। दे नो ऑल। द ओनली थिंग इज कि नाउ वी हैव टू बी, हमारा के हक के बाद दुनिया पाकिस्तान के स्टेचर को बहुत हाई समझती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के को दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक बहुत मजबूत फौजी कुव्वत है और सेकंड पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई होगा, हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए। इसलिए हमें चाहिए कि अब इस वक्त हमें दोबारा रिन्यूड प्लेज के साथ नया डोजर बनाएं, अमेरिकन से खुल के बात करें कि आपने इतना वेपन एमुनिशन छोड़ के गए $2 बिलियन का, उसके बाद जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है, यू हैव टू प्ले योर पार्ट। वी ऑलवेज स्टैंड विद जो हम आपको कभी आपके लिए रिकमेंड करते हैं कि आप नोबेल प्राइज के लिए भी आपको हम रिकमेंड करते हैं, हर चीज करते हैं। वी एक्सपेक्ट यू, या हमें आप मिलिट्री सपोर्ट दें, एपीसी दें, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी दें, नाइट फाइटिंग के हेलीकॉप्टर दें, वो हमें दें। नंबर 2 है आप यूरोपियन यूनियन से बात करें, अपने ओआईसी प्लेटफॉर्म को यूज करें, यूनाइटेड नेशन में जाएं। एक खुल्लम खुल्ला एक मुल्क में जाहिलियत हो रही है, इतने 24 मुल्कों की वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान में, यूएनओ की रिपोर्ट है और अकेला पाकिस्तान कन्फ्रंट इसको कर रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल, आवर रिसोर्सेज आर बीइंग ड्रेन्ड आउट। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। जाहिर है दोहा पीस एग्रीमेंट जिसके अंदर ये तालिबान ने लिख कर दिया था कि उनकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उसका एक अहम स्टेक होल्डर अमरीका भी था। तो अमरीका इतनी आसानी से पहलू तही कैसे कर सकता है इस सारे मामले से? और फिर जाहिर है जब ये नेगोशिएशंस हो रही हैं और होती रही हैं जो कामयाब नहीं हो सकी, ऑल दो मीडिएटर्स उसमें आए, वो टर्की था या कतर हो, तो हाउ कैन अमेरिका गेट अवे विद दिस सो इजीली? तो अमेरिकन देखें इस वक्त पाकिस्तान की दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर, इंडिया उनसे थोड़ा दूर हुआ है। 50% उनको टैरिफ लगाए हैं, हमें 19% लगाए हैं। हमारी वो इंडस्ट्री को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। उसके बाद वो अभी माइन ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए अपनी टीमें कंपनियां भेज रहे हैं। सो वी हैव टू टेल देम कि दिस व्हाट वी आर सफरिंग। और अगर पाकिस्तान ये अकेला खुदा ना खादा खुदा फेल होता है तो ये ग्लोबल दुनिया को थ्रेट है इसका, टेररिज्म का। इसलिए अमेरिका को चाहिए इंडिया को नुकेल डाले, पाकिस्तान को मिलिटरी सपोर्ट करे और फाइनेंशियल सपोर्ट देनी बंद करे। अफगान तालिबान रजीम को बंद करेंगे ऑटोमेटिकली काम हो जाएगी। उसके बाद चाइना का भी हैव टू स्पीक टू देम कि आप वहाँ माइन मिनट निकाल रहे हैं और आप उनको पैसा देते जा रहे हैं। हम यहाँ पर आपका सामने जो सीबैक भी कंप्लीट नहीं हो रहा बिकॉज वो बलूचिस्तान अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है। एज लॉन्ग एज अफगानिस्तान में ट्रबल होगी तो ना बलूचिस्तान में अमन होगा, ना हमारा सीपैक बनेगा, ना गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा। दीज आर द इशूज। इसलिए मैं ये बार बार आपसे बात करता हूँ
कि ये हमें इसको ठीक करने की जरूरत है हर हालत में। और ब्रिगेड साहब, व्हाट अबाउट द मीडिएटर्स जो कोशिशें करते हैं कि किसी तरीके से कोई सालिसी हो सके या सीज फायर हो सके, नॉर्मलाइज हो सके मामला? देखें, उसके लिए मीडिएटर्स हमारे पास इस वक्त जो है वो ईरान ने हमें का ऑफर किया है। ईरान के अभी उनके सेक्रेटरी आए हुए जो उनके वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये सुप्रीम लीडर के, वो इस दिन पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। वी शुड टेल देम कि वी वांट देयर मेडिएशन, बिकॉज ईरान का काफी इन्फ्लुएंस है वहाँ उनके ऊपर, अफगान नॉर्दर्न साइड के ऊपर। तो अगर ईरान और चाइना मिल के अफगानिस्तान को पुश करें तो हालात ठीक हो सकते हैं। हमें इस वक्त प्रोएक्टिव होना है, हमारी दुनिया बात सुनती है। इवन हमें अपने डेलीगेशन भेजने चाहिए यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में, और उसके बाद इस्लामिक वाले को बताएं कि हाउ मच वी आर सफरिंग, हु इज सपोर्टिंग अस? नो वन, वी आर अलोन फाइटिंग दिस वॉर, टेररिज्म अगेंस्ट 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर देयर। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसको हमें इमीडिएट ठीक करने की जरूरत है। अच्छा भैया साहब, इज इट ओनली अबाउट पुशिंग अफगानिस्तान या फिर जो फितनतुल हिंदुस्तान है इन पर्टिकुलर भारत, उसको भी बेनकाब करना पड़ेगा और उसको भी पुश करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर? वो तो मैंने बात बताई है कि उसके लिए अमेरिकन विल हैव टू पुश इंडियंस के स्टॉप इंटरफेयर इन पाकिस्तान, स्टॉप सपोर्टिंग ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, स्टॉप इंडिया इज ग्लोबल टेररिज्म। हमें ये बताना है कि कनाडा में उन्होंने एक सिख लीडर को मारा, उन्होंने अमेरिका में साजिश की, पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी शहीद किए हैं टेररिज्म, ये जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। यूके के अंदर उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया। इस कॉन्टेस्ट में अगर देखें तो फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना कि इसलिए हमें इसको सीरियस बहुत प्रोएक्टिव करके करें। हमारी बात दुनिया सुनती है। वी आर ए नॉट स्ट्रॉन्ग नेशन, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री। तो इसको हम करेंगे तो फिर बात बनेगी ना। ठीक। अब ऑब्वियसली जब ये जो नेगोशिएशंस है वो कामयाब नहीं हो सकी, अभी DGISPR का जो स्टेटमेंट अभी सामने आया है वो ये कहते हैं कि तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे, नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे एक्ट ना करे, और फिर जाहिर है पाकिस्तान एक रियासत है और हम रियासत के तौर पर ही फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। देखें, पाकिस्तान ने पहले भी यही बात की है, DGISPR ने पहले भी बात की है कि रियासत उनकी जो है अफगान तालिबान रजीम शुड टॉक टू पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दे डोंट टॉक टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं दिस इज, इसीलिए इनके दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं है। दुनिया में इन्होंने एक मुल्क के इनके सफारती ताल्लुकात नहीं है। इवन इंडिया ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। आप ये देखें ना, इसलिए दे शुड बिहेव लाइक अ नॉर्मल सॉवरन अफगान स्टेट। अगर ये करेंगे तो फिर ये करेंगे क्या, ना इंसानी हकूक है, ना औरतों के हकूक है, ना अवाम के खिलाफ बहबूद है। ओनली अपने पैसे जेब में भर रहे हैं, लुटेरों की तरह काम कर रहे हैं और दबा के जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए अफगानिस्तान के ऊपर। वहाँ पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट ही नहीं है, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है। तो ये चीजें करनी अवाम को चाहिए, खड़े हों, चेंज करें, डेमोक्रेसी लेकर आए और प्रॉपर अवाम एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाए वहाँ पर। तो ये चीजें बनाने के लिए मैं ये बात करता हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त अफगान तालिबान रिजीम को पुश करने के लिए दो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, एक चाइना, एक ईरान। अगर ये पुश करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं, पाकिस्तान का कारोबार बंद किया, बिजनेस बंद किया हुआ है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बंद की हुई है, दे विल गो थ्रू चाइना, ये अफगानिस्तान ईरान के थ्रू जाएंगे, 4 बार से इंडिया से सामान लेंगे। अगर ईरान को स्टॉप करता है, दे कांट गो एनीवेयर। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, वीर साहब, DGISPR ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि फिर हमारा मसला जाहिर है तालिबान के साथ तो नहीं, दहशतगर्दों के साथ है, और फिर ये हमले तो हम जारी रखेंगे। अगर आप नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे अमल करेंगे तो फिर पाकिस्तान तो रिटेलिएट करेगा और ये अटैक करेगा। रिटेलिएट करना चाहिए। पाकिस्तान को देखें, उन्होंने आपके वाना में अटैक किया, बच्चों में अटैक किया। वी हैव टू सॉर्ट दो इडियट्स जो इसमें प्लानर थे और एग्जीक्यूटर थे। हमें इनको लॉजिस्टिक्स तो बंद किए, साथ जब वहां अटैक करेंगे तो जाके इनके कमांडर्स मानेंगे, फिर ये झंडे सफेद खड़े करेंगे और आके आपके साथ ये बातचीत भी करेंगे, आपसे बात भी मानेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे। DGISPR ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की है, जो ब्रीफिंग सामने आई है, उसके अंदर उन्हें जनरल फैज हमीद के ट्रायल से मुतालिक भी कहा है कि इस पर कयास आराइयां ना की जाएं। ये फौज का इंटरनल मामला है और जब ये मुकम्मल होगा, किसी नतीजे पर पहुंचेगा तो फौरी तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। और फिर वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी है, इन पर्टिकुलर अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं, उस पर भी बड़ी सराहत के साथ बात की। और वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया होता है, छुप कर नहीं करता, और पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता है। जाहिर है दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान वाला कॉन्सेप्ट नहीं है।
दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं है, दहशत गर्द है। और इन पर्टिकुलर उन्होंने ये भी कहा है कि जो तालिबान है उनको रियासत के तौर पे एक्ट करना चाहिए, ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे। और पाकिस्तान अगर रिस्पॉन्ड करता है या कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो बतौर रियासत करता है। जाहिर हम रियासत है और रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत पेश करते हैं, फौरी तौर पर रद्दमल भी देते हैं, और हम अफगान अवाम के साथ हैं, हम दहशत गर्दों के खिलाफ है। तो DGISPR की बड़ी इंपॉर्टेंट जाहिर है डिस्कशन है, जो ब्रीफिंग है, और खास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब आज ही वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले जो दहशतगर्द हमले हैं उसके सब्सटेंशियल एविडेंसेस भी पब्लिक के सामने रखे हैं, और उसमें भी ये बात सामने आई है कि इसके ताने बाने भी फितना तू खारिज से अफगानिस्तान से मिलते हैं, और फिर वहां से जो टेररिज्म हो रहा है वो रॉ स्पॉन्सर्ड है या भारत स्पॉन्सर्ड है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर क्या हो रहा है, सियासी मंजरनामे पर क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर में बाई इलेक्शंस के बाद इन पर्टिकुलर पंजाब और KP में जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेस्ट कर रही थी, एक मियां अजहर साहब की वफात के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंटेस्ट किया। वहां से हाफिज मियां नुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कामयाब करार पाए। दूसरा हरीपुर से उमर अयूब साहब की जो नशिस्त है वहां से भी कॉन्टेस्ट हुआ, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही सूबे से ये सीट कंटेस्ट करी थी और अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त है PTI की, उसको सिक्योर नहीं कर पाई। उसमें बहुत सारे अभाव है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धांधली के इल्जामात लगाए जाते हैं। फिर फॉर्म 45 और 47 की बहस हो रही है। आज PTI ने अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दी हुई थी, जहां पर बानी PTI की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे। दोनों अतराफ के रास्तों को जैम किया गया, सड़क ब्लॉक की गई, प्रोटेस्ट भी हुआ, और खासतौर पे ISF के जो कारकुनान हैं वो शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, जिससे एक तासुर और भी उभर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो लीड करने के लिए इसको नहीं थी। इमरान खान की बहनें इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी और अडियाला जेल के बाहर जो है वो अपने कारकुनान के हमरा मौजूद रही। ये वो कॉल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हुई थी कि अडाला जेल के बाहर जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, बाई इलेक्शंस जाहिर है इस पे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट भी सामने आ गया कि बाई इलेक्शंस में तो टर्नआउट कम ही होता है, लेकिन बहुत ही गैर मामूली कमी देखने में आई। क्या समझा जाए, इतना कम टर्नआउट 18% लाहौर के NA 129 में रहा, और फिर इलेक्शन एक्ट में तो खैर कहीं ये नहीं है कि टर्नआउट अगर कम होगा तो या थ्रेशोल्ड ये होगा तो नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। हाँ, खातीन की पार्टिसिपेशन से मुताल्लिक है कि टोटल वोट कास्टेड अगर उसका 10% से लेस होता है तो फिर वॉइड होगा, लेकिन जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसको क्या अवाम का अदम एतमाद कहे, कोई ट्रस्ट डेफिसिट है, लोग दिलचस्पी छोड़ गए हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में मायूसी के साथ ताबीर किया जाएगा इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तकरीबन तमाम एरियाज को टच कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर इसको अमूमी तौर पे देखा जाए तो ये सब फैक्टर भी थोड़े थोड़े मौजूद हैं, लेकिन जहां तक देखें PTI का जहां तक ताल्लुक है तो PTI तो खुद इस सारे मामले के अंदर एक थोड़ा सा इनडिसीजन का शिकार थी कि इलेक्शन का बायकॉट किया है या नहीं किया, ये एक इशू है। दूसरी तरफ जो बड़ी ही मतलब इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक शर्मिंदगी की बात है, वो ये है कि एक पार्टी जिसको आप हिस्सा ही नहीं लेने देते उसी की शिकस्त की क्लेम हुकूमत भी कर रही है और अपनी कामयाबी भी उसी की शिकस्त से डिराइव कर रही है कि जी PTI तो है ही नहीं, ना कोई उसका इंतखाबी निशान है, ना उसकी एग्जिस्टेंस है, ना उसका जलसा हो सकता है, ना उसका कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। तो मतलब ये है कि एक ऐसी हकीकत जिसको हुकूमत ने अपने जबर या अपने ताकत कानून की या जिस चीज की भी कह लें, अपने अख्तियार की ताकत से जिसको बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है, उसी से वो अपनी कामयाबी भी डिराइव कर रहे हैं। तो ये जो पूरी सूरत हाल है ओवरऑल, मैं तो ये समझता हूँ कि ये कम से कम भी अगर इसको कहा जाए तो ये खुद हम उस शाख को काट रहे हैं जिस पे हम बैठे हुए हैं। मतलब सियासतदान खुद जो है वो अपनी सियासी एग्जिस्टेंस के जवाब को
खत्म कर रहे हैं। दुरानी साहब, हमने देखे 8 फरवरी के इंतखाब के बाद ये नहीं देखा कि 9 फरवरी को पीटीआई कोई सड़कों पर एहतजाज कर रही हो या कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली हो, कोई मैस मोबिलाइजेशन हो। उसके बाद भी पीटीआई ने स्ट्रगल ही किया है मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ। अब जब ये हुआ है तो ये भी शायद वो अजहर मिन शम्स या फिर नविश्ता दीवार था कि क्या होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, यानी पीटीआई के करने को क्या है? इधर प्रोटेस्ट करना है या फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज पे बैठना है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब दावत दे रहे हैं मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं। तो ऑपोजिशन भी तो कोई इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं है ना सर। देखिए, ऑपोजिशन जो है वो बेसिकली तो टेक्निकली एक फर्द का नाम है, इमरान खान साहब का, वो जेल में है तो इसलिए सब चीज जो है उसकी वजह से सस्पेंडेड हुई। हुकूमत जो है वो बिल्कुल मुज़ाकरात करना नहीं चाहती और ना कर रही है, और ना ही उसका कोई इरादा है किस चीज पे मुज़ाकरात करना है। ना जलसे की इजाजत देनी है, ना इंतखाबी निशान की इजाजत देनी है, तक 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद हर चीज को सस्पेंड कर देना है। तो फिर हुकूमत क्या कर रही है और क्या करना चाहती है? तो ये तो एक सिर्फ बयानात की जंग है दोनों तरफ से जो कि जारी है। बाकी हुकूमत मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करना चाहती है। हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि पीटीआई के नाम को लोगों के जहनों से खुरच दिया जाए, और इस मकसद के लिए वो उनकी लीडरशिप को भी किए हुए है और उनकी किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी टॉलरेट नहीं कर रही। अब ये रवायात हमने मादी में भी देखी हैं, मतलब, और इसमें से पिछली दफा भी फिर ये हुआ कि एक कल्ट निकल आता है और जमहूरियत उसके नीचे दब जाती है। तो अब यही हुकूमत की इस वक्त कोशिश भी है, क्योंकि हुकूमत को देख मरूसी रवायात के अंदर से चलती हुई हुकूमत। लेकिन दुरानी साहब, ये तो देखिए ना, वो है जो हुकूमत की कोशिश है, ये हुकूमत करना चाहती है, और हुकूमत जो करना चाहती है वो तो विजिबल है। सवाल मेरा ये है, ऑपोजिशन क्या करना चाहती है सर? पीटीआई क्या करना चाहती है? जी, ऑपोजिशन तो ये है ना कि मतलब उसके वो एक मुलाजिम था ना, वो आया अपने अफसर के पास, साहब के पास, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, वरना उसे कहा वरना क्या, वरना मैं इसी तनख्वाह पे काम करूंगा। मतलब अवाम के पास, ऑपोजिशन के पास सवाए बात करने के अलावा या डिमांड करने के अलावा या क्लेम करने के अलावा और होता क्या है। पहले भी गलती हुई है पीटीआई से कि इन्होंने फिजिकल होने की जो कोशिश की है उसकी वजह से पॉलिटिकल स्पेस ज्यादा कम हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त इसको पीटीआई को किसी भी तरह से कानून हाथ में लेना और किसी कार्य सरकार में मदाखलत करने की किसी एक्टिविटी से भी अपने आप को बचाना चाहिए, प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। इस वक्त आप देख लें कि they are getting every possible space in media और every possible space in the minds of people। मतलब पब्लिक के ज़हनों से आप नहीं कम कर पा रहे किसी की चाहत और किसी की मकबूलियत और किसी के लिए वो टेंशन। और हुकूमत का भी यही हाल है कि मैं इतने बड़े बड़े लीडरों के आज बयानात देख रहा था कि हमने छक्के छुड़ा दिए, हमने हरा दिया, हमने। मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे इलेक्शंस के बाद एक, हम तो नून को और पीपल्स पार्टी को थॉरो पॉलिटिकल एंटिटीज समझते हैं। इन्होंने इब्तलाएं भी देखी हैं, निकला भी, लेकिन उनकी क़यादत की तरफ से इस कामयाबी के ऊपर इतने लाउड और ओवरवेलमिंग क्लेम्स करना और इसको अपनी जो है वो फतह और नुसरत का जश्न समझना, कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सरकारी खर्चे पे तो हर काम भी हो जाता है, देगे भी पक जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि जमहूरी अमल और जमहूरी जिसे कहते हैं जद्दोजहद के अंदर कोई रास्ता बन रहा है। और ये आप ठीक कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, वो कुछ बहुत ज्यादा कर भी नहीं पा रहे। मतलब मुझे बताएं ना, एक तो कैंडिडेट था नहीं जिसके पास के पीटीआई का सिंबल हो। पीटीआई इज स्टिल मिसिंग द इलेक्टोरल सिंबल। उनकी अपनी हैसियत अभी तक डिफाइंड नहीं है। मतलब तो उस सूरत हाल में आप कैसे, किस किस्म की जो है वो, चलो पार्टी के साथ बिल्कुल लास्टली सर, व्हाट ऑप्शंस आर दे लेफ्ट विद? जाहिर है हम 8 फरवरी के बाद की बात कर रहे हैं, सिंबल वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जैसे वाइप आउट हो गई, वो हमने देखा। फिर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, फिर अब 27th आ गई है, फिर अब बाई इलेक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अचीव तो किया ही नहीं है, लूज ही लूज किया है पीटीआई ने।
अब ऑप्शन क्या बचा है? क्या अभी भी मतलब कोई अनाज जिद और हठधर्मी की भेंट चढ़ाया जा सकता है? पीटीआई जो कुल्हाड़ी अपने पांव पे मार रही है, क्या यह सिलसिला जारी रखा जाएगा, या अभी भी कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि कहीं बातचीत करके अपने लिए रास्ता बनाया जाए? आप सीजन पॉलिटिशियन और जाहिर है सियासत में इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखिए, मैं तो बातचीत के बारे में हमेशा, मैं तो हूं ही रिकंसिलिएशन की बात करने वाला और इस तरीके से बात को आगे बढ़ाने की बात करने वाला। लेकिन ये बात इस वक्त पीटीआई के जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, उनको ये आराम है कि उनकी पॉपुलैरिटी पब्लिक में सस्टेन कर रही है और आप पब्लिक में जाके ले लें। दूसरी तरफ पब्लिक की डिलीवरेंस जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट की बहुत बुरी है। तो इस वक्त पीटीआई के पास एक तो ये यकीनी तौर पे उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका टास्क भी है कि वो अवाम के जो इश्यूज हैं उनको उठाएं और उनको लेके आए, अपनी जात से आगे बढ़ते हुए पब्लिक के इश्यूज को हाईलाइट करने के अंदर वो अपना एक किरदार अदा करें। ये आपके सवाल के रेफरेंस से मैं कह रहा हूँ कि ये एक डायरेक्टली फ्यूचर की तरफ मूव करता हुआ एक इनिशिएटिव हो सकता है कि आज की जो पब्लिक की मुश्किलात हैं, जो हम फील्ड में खड़े होकर देख रहे हैं, वो बेशुमार है। उनके लिए पीटीआई को यकीनी तौर पर एक लाएअमल बना के उस पर अमल करना चाहिए। दूसरी तरफ यह है कि हुकूमत को तो जितनी खुशी मनानी है उसको मनाने देनी चाहिए, क्योंकि ये जो मतलब शाखे नाजुक पे बैठे हुए आशियाने होते हैं वो खुशी हुआ करते हैं, हवा आती है जोर जोर से डोलते हैं। तो अभी जो अगला प्रोसेस शुरू होगा 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद, उसके अंदर यकीनी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट भी और पूरा सिस्टम गवर्नमेंट से डिमांड करेगा कि पब्लिक के इश्यूज पर भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लिए जाएं। एनएफसी अवार्ड के रेफरेंस से, बल्दियाती के रेफरेंस से, सूबों के रेफरेंस से, यहाँ वो मौका होगा कि जहाँ पीटीआई को अपना मौकफ देते हुए एक पॉजिटिव रोल जो है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। पॉलिटिकल सर्वाइवल उनका इसी में है कि वो अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव्स और पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के साथ हमेशा मूव करते रहे। बाकी हुकूमत जितना दबा रही है उतना ही नुकसान कल को उसको दबना पड़ेगा। ये तो एक है, ये गुम्बद की सदा वैसी सुने। ठीक, दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब साबिक वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो मौकिफ अपनाया गया है उसके मुताबिक चीनी के निर्ख इसलिए बढ़े कि बार बार हुकूमत को यह बावर कराया जा रहा था कि एफबीआर पोर्टल्स काम नहीं कर रहे। एफबीआर पोर्टल्स बंद होने की वजह से चीनी की तरसील मुमकिन नहीं हो सकी। एक तो एफबीआर पोर्टल्स की बंदिश बहुत बड़ा मसला बनी, दूसरी वजह सरकारी डीलर्स की मनमानी, उनकी जबरदस्ती है, और तीसरी बड़ी वजह हुकूमत की तरफ से जो बैन सूबाई तरसील है उसको रोकना करार दिया जा रहा है। यानी चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर जहां हुकूमत अपना दामन छुड़ाती हुई नजर आती है और सारा मलबा शुगर मिलर्स पर और शुगर मिल्स पर डालती है, वहीं शुगर मिल्स अब इससे पहलू तही इस अंदाज में कर रहे हैं, दामन छुड़ा रहे हैं कि ये सारे का सारा किया धरा हुकूमत का है और अवाम बेचारे वो सैंडविच बने हुए हैं। यानी ये रोलिंग स्टोन बनी हुई है। मिल्स अपना मौकिफ पेश कर रही है, हुकूमत अपना मौकिफ पेश कर रही है। शुगर मिल्स के मुताबिक तो जाहिर तरसील को उस अंदाज में इसलिए मुमकिन नहीं बनाया जा सका कि एफबीआर की तरफ से जो पोर्टल्स हैं वो बंद थे और फिर अवाम तक जो है वो सप्लाई चेन का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ और अवाम तक बर वक्त चीनी नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से होर्डिंग भी हुई, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की, मार्केट के अंदर चीनी नहीं आई और जाहिर है जब डिमांड थी और सप्लाई कम थी तो ऑटोमेटिकली रेट्स ऊपर चले गए। और हुकूमत ये कहती है कि शुगर मिल्स ने जानबूझकर ऐसा किया, स्टॉक्स को रोके रखा ताकि कीमतें ऊपर चली जाए, कीमतें बढ़े, और जैसे ही कीमतें बढ़े तब चीनी को जो है वो मार्केट में सप्लाई किया जा सके। जाहिर है शुगर का जो प्रॉब्लम है, खासतौर पे इन्फ्लेशन इस सेक्टर के अंदर, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मामला जो जाहिर है कैबिनेट की अप्रूवल से मशरूत होता है वो भी होता है, जिसमें डेटा ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता और डेटा मैनिपुलेशन की वजह से जो माफिया है, जो कहा जाता है, एक तासुर है कि हुकूमती सफ़ों में भी मौजूद होता है, वो पहले चीनी को एक्सपोर्ट कर देता है और फिर उसके बाद चीनी को इंपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज का सबसे ज्यादा फायदा भी वही माफिया उठाता है। यानी उसके पांचों घी में और सर कड़ाही में होता है और अवाम इस सारे मामले के अंदर हाथ मलते रह जाते हैं। तो अब भी यही हो रहा है।
कि एक तरफ तो आवाम सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार मलबा शुगर मिल मालिकान के ऊपर डालती है और शुगर मिल्स एसोसिएशन सारे का सारा मलबा हुकूमत पे डाल के अपना दामन साफ करती हुई नजर आ रही है। अवाम जाए तो जाए कहां। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देंगे एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासतौर पर पंजाब सफर कर रहा है, बड़ी तादाद के अंदर मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं और सूबाई वजीर सेहत ने एक अलर्ट भी जारी किया है, अवाम को मुतनब्बे कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं। क्या मामला, इस पर बात करेंगे। 27 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ ही डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद बढ़कर 4,120 तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 975 मरीज डेंगू के लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं और 3 हलाकतें भी डेंगू से रिपोर्ट हुई हैं। डेंगू मच्छर की अफजाइश का सिलसिला खासतौर पे इस मौसम के अंदर बड़ी तेजी से जारी है और ये वार भी तेज होते चले जा रहे हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल तक पहुंचने वाले मरीज जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। ये वो मरीज हैं जो रिपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। इसके अलावा कितनी बड़ी तादाद है उसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे यह पता चल सकता है कि ये ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जिसके बाइस ही सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने शहरियों को खबरदार रहने का कहा है कि डेंगू मच्छर से बचने का एक ही तरीका है कि एक तो पूरे कपड़े पहने, लोशन इस्तेमाल करें, डेंगू के खिलाफ जो मच्छर है जो मच्छर के अगेंस्ट जो स्प्रे है वो भी घरों के अंदर किया जाए। जाहिर है ये एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन ये एक जानलेवा मच्छर है जिससे हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं और जाहिर है सेहत को भी इस हद तक नुकसान पहुंचाता है कि प्लेटलेट्स बहुत नीचे चले जाते हैं, जिससे एकदम से जो कमजोरी है वो भी महसूस होती है और उसके बाद रिकवर करने के लिए भी तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त दरकार होता है। तो बेहतर तो यही है कि जो इस वक्त सिचुएशन है और जो स्टैट्स बता रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग है, इससे बचने के लिए घरों में रहें, महफूज रहें, डेंगू मच्छर के खिलाफ इस्तेमाल करें और घरों के अंदर स्प्रे भी करें ताकि इससे बचा जा सके। और डेंगू मच्छर से बचना है, अस्पताल से बचना है, मौत से बचना है। ये जानलेवा मच्छर है जो आपके फिक्र पर भी दस्तक दे रहा है, सेहत के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज।